अगला पॉइंट हमारा है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट द कंसिडरेशन। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अगर हम देखें, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू थिंग्स आर एब्सोल्युटली इसेंशियल। दो चीजें जो हैं बहुत ही इसेंशियल हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, उद्देश्य भी लॉफुल होना चाहिए और उसका कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। सो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गिव us the parameters that make up such lawful consideration and object of a contract. Let us take a look at the legality of object and consideration of a contract. तो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करें तो सेक्शन 13 में सबसे पहले ये डिफाइंड है। इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट द कंसिडरेशन एंड और ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कंसिडर्ड लॉफुल कंसिडरेशन एंड और ऑब्जेक्ट अनलेस दे आर। कैसे होने चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो बता दिया है उसका। अब देखते हैं इसमें पॉइंट्स हैं। स्पेशली फॉरबिडन बाय लॉ, जो कि फॉरबिडन होगा लॉ के द्वारा। ए रिसीव्ड अ लाइसेंस फ्रॉम ए रिसीव्ड अ लाइसेंस, सॉरी, ए ने रिसीव किया एक लाइसेंस फ्रॉम अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ठीक है, टू कट द ग्रास ऑफ अ सर्टेन एरिया, किसी एरिया में ग्रास कट करने के लिए। The authorities at the department told him he cannot pass on such interest to another person. उसने क्या क्या अथॉरिटी ने उसको जो है डिपार्टमेंट के उसको बोला कि वो जो है cannot pass on such interest to another person, किसी दूसरे व्यक्ति को ये पास नहीं कर सकता है। But the Forest Act has no such statute, ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट के पास कोई स्टैट्यू नहीं था। सो ए सोल्ड हिज इंटरेस्ट टू बी, तो ए क्या कर सकता है? उसके इंटरेस्ट को बी को सोल्ड कर सकता है, बेच सकता है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज हेल्ड एज वैलिड, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। बोल रहा है हुआ गया है कि ए जो है एक लाइसेंस लेता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि वह किसी एरिया में ग्रास कट कर सके। अब अथॉरिटी उसको बोलती है, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उसको बोलते हैं कि वो खुद करे, किसी और को ये इंटरेस्ट ना दे, ठीक है, पास ना करे। लेकिन अथॉरिटी के पास, फॉरेस्ट के पास कोई एक्ट नहीं है, कोई स्टैट्यू नहीं है उसमें बना हुआ, कोई लॉ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला कि ए किसी दूसरे को भी दे सकता है और वो वैलिड भी होगा। अगला पॉइंट इसमें है कि ऑफ सच ए नेचर दैट दे वुड डिफीट द पर्पस ऑफ द लॉ, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ए एंड बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ए और बी क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसमें एंटर होते हैं। वेयर ए इज द डेटर एंड बी विल नॉट plead limited. This, however, is done to defeat the intention of the Limitation Act, and so the court can rule the contract as void due to unlawful object. तो यहाँ क्या हुआ है? ए बी ने एक एग्रीमेंट किया है। बेसिकली हो क्या रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोल दिया गया है क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट जो था वो क्या नहीं था? लॉफुल नहीं था, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें आर फ्रॉडुलेंट। एग्जाम्पल है इसका, ए डिसाइडेड टू सेल गुड्स टू बी, अपने गुड्स को वो बी को सेल करेगा, एंड स्मगल देम आउटसाइड द कंट्री, और वो क्या करेगा? उसको आउटसाइड द कंट्री स्मगल करेगा, ठीक है। दिस इज द फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन एज सो इट इज वॉइड। ये क्या है? एक तरीके से फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, तो ये वॉइड हो जाएगा बेसिकली। नाउ बी कैन नॉट रिकवर द मनी, बी जो है रिकवर नहीं कर सकता है मनी को अंडर द लॉ के अकॉर्डिंग, इफ ए डज नॉट डिलीवर ऑन हिज प्रॉमिस, अगर वो उसको डिलीवर नहीं करता है तो, ठीक है। तो यही है इसमें भी। इन्वॉल्व इंजुरी टू एनी अदर पर्सन और प्रॉपर्टी। अगला पॉइंट है एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पब्लिश अ बुक दैट इज अ वायलेशन ऑफ अनदर पर्सन कॉपीराइट। ए क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो एक बुक पब्लिश करेगा जो कि क्या है? वायलेशन है किसी दूसरे पर्सन के राइट्स का, जो कि कॉपीराइट का यहाँ पे मामला आता है, वुड बी वॉइड। ये क्या होगा? वॉइड होगा। दिस इज बिकॉज द कंसिडरेशन हियर इज लॉफुल एंड इंजर्स अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी, हिज कॉपीराइट, दैट इज हिज कॉपीराइट। ये क्या करता है? बुक पब्लिश करता है, लेकिन कैसी बुक पब्लिश करने की बात करता है? कि किसी दूसरे के काम को, ठीक है। यहाँ पे कॉपीराइट का बेसिकली मामला आ जाता है, तो जो कॉपीराइट वाला पर्सन है वो अपना कंसिडरेशन ले सकता है, ठीक है। तो यही चीज थी इसमें। अगला पॉइंट इसमें है, द कोर्ट रिगार्ड देम एज इमोरल। एग्जाम्पल है, ए लेंट मनी टू बी टू ऑब्टेन अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड सी, ठीक है। इट वॉज एग्रीड वंस बी ऑब्टेन द डिवोर्स ए वुड मैरी हर, but the court passed the judgment that A cannot recover money from B since the contract is void on account of lawful consideration, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें, ए ने क्या किया? मनी लेंड की टू बी को, ठीक है, टू ऑब्टेन अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड सी, कि वो क्या करेगी कि वो अपने हस्बैंड सी से डिवोर्स ले लेगी।
ठीक है। इट वॉज एग्रीड बी, यहाँ पे क्या बी एग्री हो गई है, ऑब्टेन द डिवोर्स, ए वुड मैरी हर, कि वो डिवोर्स लेके और मैरी होगी ए से, बट द कोर्ट पास द जजमेंट, कोर्ट ने क्या क्या वहीं पे जजमेंट पास किया दैट ए कैन नॉट रिकवर मनी, ए जो है मनी रिकवर नहीं कर सकता है बी से, सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन। अगला पॉइंट आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा कोई भी जो पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो ही ना उसको अपोज कर रहा हो तो वो भी जो है एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सम एग्रीमेंट्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जैसे क्या क्या है, पहला पॉइंट इसमें है कि ट्रेडिंग विथ द इनेमी, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी इनेमी दुश्मन जो है देश का उसके साथ, एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विथ अ पर्सन, ठीक है, फ्रॉम अ कंट्री विथ होम इंडिया, ठीक है, इंडिया से, इज एट वॉर, वॉर के टाइम पे, वॉइड बी अ वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद पाकिस्तान नेशनल ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, अगर कारगिल वॉर के दौरान अगर कोई पाकिस्तान से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये भी क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, this is provisions of natural course of law and such contract are void, इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, void होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू सेल लैंड टू बी इफ ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है, तो ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। थर्ड पॉइंट इसमें है कि मेंटेनेंस एंड कैंपेरिटी, ठीक है, मेंटेनेंस एग्रीमेंट इज व्हेन अ पर्सन प्रॉमिस टू मेंटेन अ सूट इन विच ही हैज नो रियल इंटरेस्ट, जबकि उसमें कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, एंड कैंपेरिटी is when a person agrees to assist another party, और क्या होता है कि कोई पर्सन एग्री हो जाता है असिस्ट करने को दूसरी पार्टी को इन लिटिगेशन फॉर अ पोर्शन ऑफ द डैमेज और प्रोसीड्स, किस लिटिगेशन में, उस पोर्शन में कि ऑफ द डैमेज और प्रोसीड्स, ठीक है, उस जो डैमेज हुआ है उस और प्रोसीड्स में। चौथा पॉइंट है एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसर, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि ट्रैफिक है इन पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक ऑफिसर्स ऑफिसर्स। पांचवा पॉइंट है एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोलीज, ऐसे एग्रीमेंट जो क्रिएट करते हैं मोनोपोलीज, ठीक है। छठा पॉइंट है एन एग्रीमेंट टू ब्रोकरेज मैरिज फॉर रिवॉर्ड, ऐसा एग्रीमेंट जो क्या करता है रिवॉर्ड्स के लिए, मतलब मैरिज करता है, ब्रोकरेज करता है मैरिज को, ठीक है। अगला पॉइंट है इंटरफेयरिंग विद द कोर्ट, इंटरफेयर करना कोर्ट के साथ, द एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंक्लूड एज जुडिशियल और स्टेट ऑफिशियल्स टू एक्ट करप्टली, यहाँ पे क्या होता है करप्टली एक्ट होता है, एंड इंटरफेयर विद लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ क्या होता है इंटरफेयर होता है, तो ऐसी चीजें भी क्या आ जाएंगे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आ जाएंगे, जो पब्लिक हित में ना आया बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे इसमें।